आज की कहानी हरियाणा की है। हरियाणा का पानीपत इलाका, उस इलाके में एक जगह जहां पर पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच होती है। उस ब्रांच में एक चोरी होती है और चोरी करने वाले चोर से लेकर जिनका सामान गया और चोर के पकड़े जाने तक ये पूरी कहानी एक सस्पेंस से भरी हुई है। चोर किस तरीके से पकड़े जाते हैं, पुलिस ने क्या दिमाग लगाया और पुलिस की तफ्तीश में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से ये सारे चोर पकड़े जाते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, अक्टूबर का महीना 2014। बैंक शनिचर को हाफ डे, संडे को बंद और मंडे को बैंक ओपन होता है और बैंक के स्टाफ बैंक में दाखिल होते हैं। जैसे ही बैंक में दाखिल होते हैं उसके बाद बैंक के स्टाफ अपनी अपनी जगह लेते हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं और अपने काम की शुरुआत करने जाते हैं। उसी बीच बैंक के मैनेजर आ जाते हैं, क्योंकि बैंक का एक रूल होता है कि जब तक बड़ा ऑफिसर, बड़ा मैनेजर कोई नहीं आता तब तक बैंक का स्ट्रांग रूम ओपन नहीं होता। स्ट्रांग रूम वो होता है जहाँ पर बैंक के सारे पैसे और लोगों के अकाउंट, जिस तरीके से लोगों का लॉकर होता है, यानी आप बैंक में लॉकर खुलवा लीजिए और लॉकर खोलने के बाद आप अपना कोई भी जेवर या फिर कोई भी सामान आप उस बैंक में रख सकते हैं। स्ट्रांग रूम तभी खुलता है जब तक बैंक मैनेजर नहीं आ जाता। बैंक मैनेजर आता है, अपनी ऑफिस में जाता है, ऑफिस में थोड़ा काम करने के बाद फिर स्ट्रांग रूम की चाबी लेकर आके स्ट्रांग रूम खोलने जाता है। स्ट्रांग रूम इत्मीनान से खोलता है। जब खोल के वो वापस अंदर जाता है तो अंदर जाते ही उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। होता ये है कि उस बैंक में वो जब लॉकर रूम में जाता है तो देखता है कि 350 लॉकर में से 86 लॉकर तोड़ दिए हैं। 86 लॉकरों में से जितने भी सामान, जेवर, वहाँ की पब्लिक जो भी उसमें अपना सामान रखी हुई थी वो सारे गायब थे। ज़मीन पे कुछ पेपर ये सब पड़े हुए थे। अब ये देखने के बाद बैंक मैनेजर होश में नहीं, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। बाकी बैंक के स्टाफ भी सदमे में कि आखिर ये किस तरीके से हो गया। उसके बाद अब यहाँ से बैंक कर्मचारी का काम ख़त्म होता है और पुलिस को बुलाया जाता है। और पुलिस को बुलाने से पहले वहाँ की सारी पब्लिक, जो लोकल एरिया में जो लोग थे, उन सबको ये पता चल गया था कि यहाँ पर लॉकर रूम तोड़कर चोरी हो चुकी है। अब उसके बाद क्योंकि वो बैंक एक लोकल एरिया में था तो वहाँ पे अकाउंट वहाँ के लोकल लोगों के ही थे, लॉकर रूम भी लोकल लोग के थे। जब उन्हें पता चलता है तो वो बैंक के पास आकर भीड़ लगा लेते हैं, शोरगुल करते हैं, यहाँ तक कि आखिर तक जाते जाते वो लोग धरने पर भी बैठे। अब इस तरीके से सब कुछ होता है। वापस से पुलिस आती है, पुलिस की फॉरेंसिक टीम आती है, बैंक के सभी कर्मचारियों से पूछताछ होती है। उसके बाद फिर बैंक मैनेजर से पूछताछ होती है, लेकिन ऐसा कोई भी सुराग पुलिस को अभी तक नहीं मिलता जिससे ये ज़रा भी अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर चोरी में हाथ किसका है। अब उसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जितनी होती है वो सब कुछ चेक करवाती है तो पता ये चलता है कि लॉकर रूम का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। अब ये सुनने के बाद पुलिस और शक में कि क्या कोई बैंक का स्टाफ इसमें मुलविस है, मिला हुआ है। अब उसकी जांच एक तरफ चल ही रही थी, बाकी जांच अब लॉकर रूम से फॉरेंसिक की टीम सभी फिंगरप्रिंट्स जो कि वो बचे थे वो सब कुछ उठाती है। पुलिस के आने के बाद ये पता चलता है कि पीछे लॉकर रूम जो है, लॉकर रूम की जो वो अलमारी जैसे लॉकर रूम जिस तरीके से है उसके नीचे एक सुरंग खोदी हुई है। अब पुलिस ये देखने के बाद जैसे ही वो सुरंग देखती है उसके बाद पुलिस भी शॉक्ड रहती है कि आखिर ये सुरंग कहाँ से निकली। फिर पुलिस अपने 2 ऑफिसर्स को तैयार करती है। ऑफिसर्स को तैयार करने के बाद 2 ऑफिसर्स को अंदर भेजती है सुरंग में। अब वो लगभग 2.5 फुट की सुरंग, उसमें 2 ऑफिसर जाते हैं और वो सुरंग में जाते जाते एक जगह निकलते हैं जहाँ से उस सुरंग का मुंह ख़त्म होता है। वहाँ से वो निकलते हैं तो वो देखते हैं कि लगभग 100 मीटर के बाद एक घर है जहाँ से ये सुरंग निकलती थी। और वो घर से निकलने के बाद फिर पता लगाई तो पता चला ये घर लगभग 5 साल से बंद है। घर के मालिक से पूछताछ की, मालिक कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, ये घर लगभग 5 साल से बंद है और शायद इसमें कुछ
भूतिया और इस तरीके से होने की अफवाह थी, इसलिए कोई किराए पे भी नहीं रहता था। ये सब मामला होने के बाद अब पुलिस उस घर बेग पे भी निगरानी रखती है, बाकी बैंक के आसपास भी निगरानी रखती है, आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। इधर दूसरी तरफ जो वहाँ की पब्लिक होती है, जिनका लॉकर उस बैंक में होता है, वो धरने पर बैठ जाती है बैंक के बाहर ही। उसकी वजह ये होती है क्योंकि बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट से आपके फिर बैंक में डकैती हो जाती है या कुछ होता है तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाता, वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन लॉकर रूम का रूल ये होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस भी इसमें ये है कि लॉकर रूम से जो भी माल गायब होगा बैंक उसका जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई का ये भी मामला है, आरबीआई की गाइडलाइंस ये भी है कि जब जिस बैंक में लॉकर रूम है तो उसकी निगरानी कड़ी रखी जाए, यानी सीसीटीवी फुटेज प्लस सिक्योरिटी गार्ड हमेशा वहाँ पर मौजूद हो, और इस तरीके की जो भी सिक्योरिटी प्रोसेस होते हैं, जो भी इंतजामात होते हैं, उनका पूरा होना ज़रूरी होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन एक तरफ ये भी है कि अगर आपका माल जाता है तो फिर वो आपका वापस नहीं मिलता, क्योंकि लॉकर रूम का मामला ये होता है कि आप उसमें क्या रखते हैं ये बैंक को भी पता नहीं होता। उस लॉकर रूम में आप क्या रख रहे हैं ये बैंक को भी पता नहीं होता, कितने की मालियत का सामान रख रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, कागज़ रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, बैंक को कोई इससे लेना देना नहीं। हाँ, बैंक के कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो कि रूल के ख़िलाफ़ हो, वो चीज़ आप नहीं रख सकते। बाकी जेवर गहना आप कितना रख रहे हैं उससे बैंक का कोई लेना देना नहीं होता। इस वजह से अब लौटाने की वजह, यानी जब भी बैंक में या वापस आएगा या फिर बैंक भी अगर इसकी जिम्मेदारी लेता तो भी सुकून में होती पब्लिक। लेकिन पब्लिक को अब ये उम्मीद ही ख़त्म हो गई कि बैंक हमारी कोई मदद करेगा, इसलिए बैंक जो वहाँ की पब्लिक होती है वो भी धरने पर बैठ जाती है। अब पुलिस के वहाँ के जो उस वक्त के कमिश्नर थे, कमिश्नर ने एक दिमाग लगाया। अच्छा, इस मामले में पीएमओ ऑफिस जो थी, प्रधानमंत्री ऑफिस से भी एक ऑफिसर को भेजा गया था, क्योंकि उनका बताया जा रहा था कि वो बैंक डकैती और इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, जिनकी कुछ हेल्प यहाँ पर ली जा सकती है। इसलिए उन्हें भी यहाँ पर भेजा गया था कि ये कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई भी हल नहीं निकल रहा था। अब पुलिस कमिश्नर जो उस वक्त वहाँ पर थे, उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी इन चोरों का पता बताएगा उन्हें लगभग 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 10 लाख रुपए का इनाम का ये इश्तिहार वहाँ के सारे अखबार और सारे न्यूज़ चैनल पे, लोकल न्यूज़ पे चल चुके थे। अब पुलिस इंतज़ारी में थी कि शायद कोई आए, कोई फ़ोन करे, बताए। अब इसमें एक पहलू ये भी आता है कि आखिर बताने वाला कौन, क्योंकि चोरी इस तरीके से हुई कि आसपास के न सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए वो, न बैंक के सीसीटीवी फुटेज में हुए, न घर के मालिक का कोई आता पता, यानी घर के मालिक का भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा था। अब ये सब होने के बाद अब इनामात की लिस्ट जो थी वो 10 लाख थी। 10 लाख की लालच में हो सकता है कोई पिघल जाए। लेकिन जब अल्टीमेटम निकाला गया कि आखिर चोरी कितने की हुई, तो चोरी जब पूरी बैंक की तफ्तीश डिटेल पूरी निकाली गई तो पता चला कि 100 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। यानी 100 करोड़ की मालियत के सामान, जेवर, गहने, पैसे, नगद, सब 100 करोड़ की मालियत के सामान यहाँ से चोरी हुए। अब ये सुनने के बाद और लोगों में खलबली मच गई। अब दूसरी तरफ ये भी हो गया कि जो 100 करोड़ रुपए चुरा कर ले गया उनमें से भी कोई 10 लाख रुपए के लिए गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसको वहीं बंटवारे में ही मिल जाएगा। अब ये सब होने के बाद अब आगे पुलिस को एक कॉल आती है, और वो अनजान कॉल होती है, और उस कॉल में बताया जाता है, वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि फलां बैंक में जो चोरी हुई, पंजाब नेशनल बैंक में, उस बैंक में जो चोर हैं 2 व्यक्ति, वो बैंक से 5 किलोमीटर दूर जो एक गांव है उस फलां गांव के वो 2 व्यक्ति हैं। पुलिस जैसे ही ये पता चलता है पुलिस को, क्योंकि पुलिस को कोई सारे रास्ते बंद थे, जहाँ भी जो भी एक गली भी अगर खुली दिखती तो उस गली में वो चेकिंग के लिए जाते। इस तरीके से जैसे ही पुलिस को ये मिला कि 5 किलोमीटर दूर फला गांव में 2 व्यक्ति हैं, वही दोनों चोर हैं, तो पुलिस अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचती। उस गांव में पहुंचने के बाद फिर उन लोगों के घर पे, और पूरा जो फ़ोन करने वाला, जो कॉल करने वाला व्यक्ति था, उनका सारा हुलिया और सारा रंग रूप, कद काठी, सब कुछ वो बता चुका था पुलिस को कि इस तरीके से हैं वो फला गांव के फला घर में रह रहे हैं। अब उसके बाद पुलिस जब जाती है वहाँ पर रेड मारती है।
रेड मारने के बाद उन सारे चोरों को पकड़ा जाता है, यानी उन दोनों चोरों को पकड़ना पुलिस को आसान हो जाता है। यानी उन दोनों चोरों को पुलिस पकड़ती है। वहाँ पर जाकर पुलिस पकड़ने के बाद फिर उनसे थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि अब नरमी का वक्त था नहीं पुलिस के पास। 100 करोड़ की चोरी। अब उसके बाद फिर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूटते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ फला जगह भट्टा है, ईंट का जो भट्टा होता है, उस भट्टी के किनारे एक गड्ढा खोद के हम लोगों ने वहाँ पर वो सारे जेवर गाड़े हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस उनको वहाँ पर लेवा के जाती है। उनमें से एक लोग के पास से लगभग 60,000 रुपये भी मिलता है। अब उसके बाद जब जेवर की जगह पर खाना जाता है तो वहाँ से जेवर सारा मिलता है, और उस जेवर की जो वैल्यू होती है, जेवर का जो वज़न होता है, वो वज़न 8.5 किलो था, जबकि अभी लगभग इसका 95% अभी गायब था। 95 क्या बल्कि 70-80% इसका हिस्सा गायब था। ये 8 किलो 8.5 किलो जेवर सिर्फ इन दोनों के पास था। अब उसके बाद पुलिस इनको लेवा कर आती है अपने ऑफिस में लाने के बाद इनसे पूछताछ करती है। थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये लोग टूट जाते हैं, बताते हैं कि 3 लोग और शामिल थे। 3 में से एक व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम महिपाल सिंह था। महिपाल सिंह, दूसरा एक और व्यक्ति सतीश। महिपाल सिंह और सतीश, और तीसरा एक व्यक्ति जो कि उसी के गांव के बगल का था, वो कंप्यूटर ऑपरेटर था, यानी आधार कार्ड और पहचान पत्र इस तरीके के जो काम होते हैं वो काम किया करता था। बाकी जो गांव से 2 पहले व्यक्तियों को उठा के लेकर आया गया था, उनमें से एक ये लकड़ी का काम करता था, फर्नीचर का, और दूसरा बेरोजगार था। जब महिपाल सिंह और सतीश का नाम लिया गया तो पूछा गया कि ये कहाँ से मिलेंगे, तो बताया गया, एड्रेस बताया वो लोग, फिर उनको उठा के लेकर आया जाता है। अब आपको ये पता चला पुलिस वालों को कि इनमें से जो महिपाल सिंह है ये कोई और नहीं बल्कि जिस घर में सुरंग खुलती थी ये उस घर का मालिक था। और इसका मामला ये था कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों। लेकिन उससे पहले महिपाल सिंह जो था, महिपाल सिंह शर्म के मारे या फिर बेइज्जती के मारे वो जहर खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाकी 4 लोग बचे थे। बाकी 4 लोगों से पूछताछ होती है कि आखिर प्लानिंग किस तरीके से की गई और क्या मकसद था इतने सारे पैसे चुराने के। तो बताता है सतीश जो होता है और महिपाल सिंह, सतीश और महिपाल सिंह का रिश्ता होता है एक दूसरे से, और वो रिश्ता होता है जीजा और साले का। अब उसके बाद फिर ये लोग एक मतलब जो कारोबार करते, प्रॉपर्टी की डीलिंग करते, ये लोग प्रॉपर्टी इधर खरीदते बेचते, तो उनमें इनका नुकसान हो चुका था। ये कई लोगों के कर्जे में आ चुके थे। अब इनको पैसा चुकाना था, इसलिए इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी बैंक में या किसी जगह पर चोरी किया जाए जहां से पैसा आसानी से मिल सके। अब इसके लिए इन्होंने इस पंजाब नेशनल बैंक की रेकी की। कई दिनों तक बैंक में जाते रहे और लॉकर रूम का अंदाज़ा लगाते रहे किस तरीके से कहाँ पर लॉकर रूम है, और वापस 100 मीटर की जो दूरी थी उस दूरी पर महिपाल सिंह का जो घर था, उस घर से सुरंग की डायरेक्शन किस तरीके से लेकर जाना है, इस सारी चीज़ों की प्लानिंग इन्होंने कर लिया था। अब इनके दिमाग में आता था कि ये काम 2 लोगों का अकेले का काम नहीं। वो इसलिए क्योंकि 2 लोगों को अगर ये करना होगा तो शायद थकान भी ज़्यादा हो और पहरेदारी भी कोई कर नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ और लोगों को इसमें शामिल किया जाए। फिर गांव, उस जगह से कुछ दूरी पर एक गांव जहां से वो 2 व्यक्तियों को बुलाते हैं और उसके बगल से एक व्यक्ति को बुलाते हैं। उनको बताते हैं कि इस तरीके से हम लोग सेंध काटेंगे और इस तरीके से सुरंग बनाएंगे और लगभग 100 करोड़ रुपए की चोरी करेंगे। इसका अंदाज़ा वो पहले ही से बता चुका था। ये बताने के बाद उसको अपने भरोसे में लेता है, और भरोसे में लेने के बाद अब फिर ये लोग वापस आते हैं। इनका दिमाग ये था कि एक दिन में ये लोग 2.5 फुट से ज़्यादा सुरंग नहीं खोदते थे। उसकी वजह ये थी कि 2.5 फुट से ज़्यादा खोदने पर मट्टी जो होती वो ज़्यादा हो जाती, और ज़्यादा होती तो मट्टी को ठिकाने लगाने में दिक्कत आती, कोई शक भी खा सकता था। इसलिए वो पर डे 2.5 फुट ही सुरंग खोदा करते थे। 2.5 फुट वो सुरंग खोदते, उसके बाद फिर वहाँ से मिट्टी निकालते, मिट्टी गाड़ी में भरते, और ऐसे वक्त भरते जब कोई आसपास कोई देखने वाला, कोई झांकने वाला ना हो। और उसके बाद करने के बाद फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
इस तरीके से इनको करने में लगभग 40 दिन का वक्त लगा। यानी अक्टूबर में ये काम शुरू हुआ और दिसंबर तक ये लोग काम लेकर गए। अब ये सुरंग खोदते रहे और खोदते खोदते लगभग टॉप पे, यहाँ से बैंक के अंदर जाना था, लॉकर रूम के अंदर जाना था, वहाँ पे जाने के बाद ये लोग अपना काम रोक देते हैं। उसके रोकने की वजह ये होती है कि संडे यानी बंदी का दिन, जिस दिन बैंक बंद रहेगा, मंडे को बैंक दोबारा से ओपन होगा और उससे पहले जो सैटरडे था, सैटरडे के दिन हाफ डे होता है। ये बैंक के चार्ट में ये लोग जाकर वहाँ पर पढ़ चुके थे, पता लगा चुके थे किस दिन बैंक हाफ डे रहेगा, किस दिन बंदी रहेगी, किस दिन खुलेगा, ये सब कुछ इनको पता था। टॉप पे आने के बाद अब ये लोग रोक चुके थे अपने काम को, ये इस इंतज़ार में कि जिस दिन बैंक बंद हो जाएगा उस दिन ये लोग टॉप को भी खोलेंगे और खोलने के बाद बैंक के अंदर जाएंगे, उस तरीके से चोरी करेंगे। उसके बाद फिर ये लोग बैंक के टॉप को सैटरडे जब बैंक बंद हो जाता है उसके बाद ये लोग खोलते हैं। खोलने के बाद फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब इनके पास कोई औजार नहीं होता, यानी कोई भी ड्रिल मशीन और इस तरीके के औजार नहीं होते। जो भी औजार होते हैं इनके तोड़ने फोड़ने वाले औजार होते हैं। ये तोड़ने फोड़ने के लिए जो पैसे का लॉकर था, जहाँ कई लाख रुपए रखे हुए था, वो लॉकर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो लॉकर नहीं टूटता। अब वो फिर जो पब्लिक का लॉकर था उसको तोड़ने 350 लॉकर में से वो लगभग 86 लॉकर तोड़ चुके, जिनमें से 7 लॉकर में सिर्फ कागजात मिले और बाकी सब में पैसे और जेवरात यही सब मिलते थे। वो सब कुछ एक बोरा भी साथ ले गए थे, बोरे में रखे और रखने के बाद फिर जब सारी चोरी, जब टाइम ये हो गया कि अब इससे ज़्यादा ओवर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, वो सब कुछ करने के बाद वापस से उसी सुरंग से घर निकलते अपने, जिस घर से एक सुरंग खोदी थी वहाँ निकलने के बाद फिर ये लोग वहाँ से सब कुछ लेकर, एक स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी में सारा सामान रखते हैं और रखने के बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। महिपाल सिंह और बाकी लोगों के बीच ये मुआहदा हुआ रहता है, ये डील तय की जाती है कि जो भी माल आएगा उसका 50% सिर्फ महिपाल सिंह अकेले रखेगा और बाकी का 50% जो है उनमें से ये बंटवारा होगा। उनमें से बंटवारा की वजह ये 50% जो लेने की वजह इसकी ये थी क्योंकि इसका कहना था कि मेरे ही घर से ये सुरंग खोदी जाएगी और मेरे ऊपर डाउट सबसे पहले आएगा, इसलिए रिस्क मेरे ऊपर ज़्यादा है, इसलिए मैं 50% लूँगा। और क्योंकि पैसे की रकम ज़्यादा की लालच दी थी इन्होंने, इस वजह से बाकी सब लोग तैयार थे कि अरे कुछ भी आएगा तब भी मज़े का पैसा आएगा, इसलिए ये सारे रेडी हो चुके थे। अब ये मामला जब पूछताछ हुआ तो ये पता लगाया गया कि आखिर ये लोग पकड़ाए कैसे, यानी कॉल करके बताने वाले को कैसे पता चला कि ये चोरी इन्होंने ही की थी। तो उसकी वजह ये बताई गई कि इनमें से जो 2 व्यक्ति थे जो इस गांव में सबसे पहले पकड़ाए, उनमें से एक व्यक्ति शराब के नशे में, जब इस जगह पे सारे अखबार और सारे न्यूज़ चैनल पे यह खबर फैल चुकी थी कि इस तरीके से चोर चोरी किए हैं और 10 लाख रुपए बताने वाले को इनाम दिया जाएगा, ये सब कुछ अखबार में और न्यूज़ चैनल पे चलने लगे थे। तो उस गांव में भी यह खबर पहुंची, कहीं बातचीत हो रही थी, तो ये शराब के नशे में इन 5 चोरों में से एक जो चोर था, शराब के नशे में ये बक देता है, इस तरीके की कुछ बात कर देता है कि अरे ये लोग पकड़ते जाएं, अरे हम लोग हाथ नहीं लगेंगे, यानी हम लोग की प्लानिंग ऐसी है कि हम लोग कभी हाथ नहीं आएंगे। ये जिस वक्त वो कह रहा था उस वक्त वहाँ एक मौजूद व्यक्ति था, ये बात उसने सुन ली और ये सुनने के बाद उसको पूरा डाउट हो गया कि ये यही व्यक्ति है। और उसके बाद इसने कमिश्नर को कॉल किया। कमिश्नर को कॉल करने के बाद अब ये व्यक्ति पकड़ा है, उसके बाद इसके ज़रिए बाकी लोग पकड़ाए। इस तरीके से ये चोरी को अंजाम दी और चोरी के अंजाम देने के बाद अब जो माल वापस इन लोगों को मिला, सारा माल वापस मिल चुका, लेकिन अब बैंक में जिनका लॉकर था उनको किस तरीके से वापस किया जाए, क्योंकि अभी तक बैंक के पास कोई डिटेल नहीं थी कि किसका कितना माल है। और ये पता लगाया गया कि 100 करोड़ का माल किस तरीके से है, तो वो अंदाज़ा लगा के बताया गया था कि 100 करोड़ से ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। यानी अगर बैंक चाहे तो, क्योंकि बैंक को वापस करना है, तो बैंक कम भी बता सकता था, लेकिन बैंक 100 करोड़ रुपए की मालियत के सामान को बताया कि यहाँ से गायब हुआ है। अब वापसी के मामले में लोगों में हुड़दंग मच गई, कुछ लोग ज़्यादा बताने लगे अपना सामान। तो इस तरीके से अब बैंक भी कंफ्यूज कि क्या किया जाए। फिर ये मामला कोर्ट जाता है।
कोर्ट से होता है कि आप जिसका भी माल है वो प्रूफ लेकर आए, यानी अपनी कोई बिल लेकर आए, जिसका जेवर है वो बिल लेकर आए, और जिसका कोई पैसा है वो रकम बताए कितनी थी, किस तरीके से थी। ये सब कुछ कोर्ट से फिर तय किया गया और किस तरीके से लोगों को दिया गया ये बाद में कोर्ट जाने। लेकिन ये बाकी 4 चोर जो जिंदा बचे थे, इन चोरों को फिर अदालत ले गया, फिर केस चला और फिर उन पर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो भी सज़ा थी, कोर्ट में जो भी पेशी के बाद जो भी फैसला लिया गया वो उन पर चलाया गया। और ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।